Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 50 days 50 mark series, we'll be discussing the topic accounts of various types of customers. इसका पहला पार्ट ऑलरेडी चैनल पे है, तो अब पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। तो अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, उसे अगर अपना अकाउंट ओपन करना है, तो क्या प्रोसीजर है? पहली बात तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में एक ही पर्सन होता है, ओनर होता है। देयर इज हार्डली एनी लीगल डिफरेंस बिटवीन द ओनर एंड हिज प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को अकाउंट ओपन करना है, तो सेविंग्स अकाउंट नहीं ओपन हो सकता है। जो भी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो प्रोप्राइटर करेगा, सिग्नेचर जो है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे प्रोप्राइटर करेगा। लेकिन जो चेक बुक इशू होगी वो फर्म के नाम पे इशू होती है। एंड जैसा बैंक का फॉर्मेट हो वैसा डिक्लेरेशन प्रोप्राइटर को करना पड़ता है। केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रोप्राइटर की भी होती है, और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सोल प्रोप्राइटर को भी देने पड़ते हैं। तो बाकी अकाउंट्स ओपन हो सकते हैं, सेविंग्स अकाउंट ओपन नहीं हो सकता है। अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें, तो पार्टनरशिप फर्म इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप एक्ट जो है उसने तो नहीं बताया है कि मिनिमम मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा कंपनीज मिसलेनियस रूल्स है 2014 है, उसने बोला है कि मैक्सिमम पार्टनर्स जो है, अभी गवर्नमेंट ने 50 अलाउ किए हैं, मैक्सिमम कैन बी अलाउड 100। वैसे मैक्सिमम 100 अलाउ किए जा सकते हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप फर्म के अंदर 50 ही पार्टनर्स अलाउ किए हैं। पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, यानी कि अगर बिजनेस में नुकसान हो गया तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को बेच के भी पैसा वसूला जा सकता है। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिमांड करता है जो बैंक है। और जो चेक्स पेबल होते हैं, जो चेकबुक होगा वो फर्म पार्टनरशिप फर्म के नाम पे होगा, तो उन्हीं को पे होंगे। चेक के पेमेंट जो आएगी फर्म के नाम पे ही आएगी, पार्टनर के नाम पे नहीं आती है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के नाम की चेकबुक होगी, उनके नाम का अकाउंट होगा, फर्म के नाम पे ही सारा पेमेंट रिसीव होगा और दिया जाएगा। अगर मान लो पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो बैंक इमीडिएटली सारे ऑपरेशन स्टॉप कर देता है, और उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो सब मिल के होती हैं। ठीक है, एक बार अगर बैंक को पता लग गया कि कोई डिस्प्यूट है, तो वो सारे ऑपरेशंस रोक देगा, और उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शंस की जाएंगी सारे पार्टनर्स को मिलके करनी पड़ेगी। पार्टनर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के म्यूचुअल एजेंट्स होते हैं, यानी कि एक पार्टनर जो एक्शन करेगा वो दूसरे पार्टनर को भी बाइंड करेगा। ओके, अगर पार्टनरशिप फर्म में मान लो 2 जने हैं, मिनिमम 2 तो चाहिए होते हैं। अगर तीसरे पार्टनर को ऐड करना है, तो पुराना जो बैंक अकाउंट होगा उसे अलग सेपरेट रखा जाएगा, और एक नया फ्रेश अकाउंट ओपन किया जाएगा, ताकि क्लेटन रूल ना लग जाए। ठीक है, क्लेटन रूल लगने से क्या होगा, मान लो जो पुराने 2 पार्टनर्स हैं उनका अकाउंट ओवरड्राफ्ट में चल रहा था, नेगेटिव में चल रहा था। नया पार्टनर आएगा, पैसे लेके आएगा, तो वो जैसे ही पैसे लेके आएगा वो पैसे क्या हो जाएंगे, उसी अकाउंट में अगर डाले जाएंगे तो पुरानी डेट सेटल करने में यूज हो जाएंगे। है ना, अगर -50,000 है और नया पार्टनर अगर 70,000 रुपीज लेके आया है, तो 50,000 तो पहले ही कट जाएंगे, अकाउंट में डेबिट क्रेडिट सेटल हो जाएगा। क्लेटन रूल बोलता है कि फर्स्ट डेबिट विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द फर्स्ट क्रेडिट। तो वो तो बेचारा अभी नया आया, आते उसकी जो कैपिटल का 17,000 उसने डाला, 50,000 तो पुरानी पेमेंट में चला जाएगा। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जब नया पार्टनर लाना है, स्पेशली अगर आपका डेबिट में बैलेंस है, तो आप सेपरेट अकाउंट ओपन करो। पुराना जो डेबिट है, माइनस वाला बैलेंस है, वो पुराने पार्टनर्स निपटे। जो नया पार्टनर आ रहा है वो नई कैपिटल लेके आ रहा है, तो सेपरेट अकाउंट होना चाहिए। जैसे किसी पार्टनर की डेथ भी होती है, तब भी जो है उसी टाइम अकाउंट फ्रीज कर लो, सारी पहले पेमेंट सेटल करो, और बाकी के जो पार्टनर्स है वो नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं। रिटायरमेंट के टाइम पे भी ऐसे होगा कि पुराने अकाउंट को रोक दो और नया अकाउंट ओपन कर लो, बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए पहले पुरानी सारी सेटलमेंट्स कर लो। ठीक है, कोई भी अकेला एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के नाम पे बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर सकता है। एक अकेला पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के नाम पे कोई अगर केस है, या पार्टनरशिप फर्म ने कोई लीगल केस किया है, उसे एक पार्टनर विड्रॉ नहीं कर सकता। ना ही एक सिंगल पार्टनर इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है अकेला, जब तक कि उसके पास एक्सप्लिसिटली रिटर्न में अवेलेबल ना हो पावर। तो एक पार्टनर, ये कुछ चीजें हैं जो अकेला नहीं कर सकता। तो अगर एक पार्टनरशिप फर्म को अकाउंट ओपन करना है, तो फॉर्म जो होगा करंट अकाउंट ओपन करने का, सारे पार्टनर साइन करेंगे। स्पेसिमेन सिग्नेचर सारे पार्टनर्स के लिए जाएंगे। एक पार्टनरशिप लेटर भी पार्टनर्स प्रोवाइड करेंगे बैंक को अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, जिसमें अपना बिजनेस का नाम, एड्रेस वगैरह लिखेंगे। पार्टनरशिप डीड है, जिसमें सारे पार्टनर्स की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, किसको कितना पैसा मिलेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, वो वाला डॉक्यूमेंट भी बैंक के पास जमा करवाना पड़ता है।
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ता है। ऑथराइज्ड पर्सन कौन है वो जम बताना पड़ता है बैंक को। पैन कार्ड देना पड़ता है। केवाईसी जो है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करवाने पड़ते हैं। ओके, उसके बाद आता है एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब नॉर्मल जो पार्टनरशिप होता है ना, उसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, कि अगर बिजनेस डूबा तो पर्सनल सामान भी बिक सकता है। लेकिन एलएलपी बनता है एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर। इसमें जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, पार्टनर्स पर्सनली लाइबल नहीं होते हैं। यानी कि अगर पार्टनर ने 10 लाख कंट्रीब्यूशन किया है तो ये उसकी कैपिटल है। अगर कल बिजनेस डूबता है तो इन पैसों में से जो उसने कंट्रीब्यूट कर रखे हैं, जो बिजनेस की एसेट्स है, उनको बेच के जितना पैसा वसूला जाता है वसूल लो। फिर भी अगर बचता है कोई पैसा देने वाला तो पार्टनर पर्सनली लाइबल नहीं है, उनकी लाइबिलिटी उतनी ही है जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट करना था कैपिटल। मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के पास डीपीआईएन नंबर होना चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से मिलेगा। नॉर्मल जो आपकी पार्टनरशिप होती है उसमें कोई पार्टनर आए जाए तो पार्टनरशिप को बहुत फर्क पड़ता है, अकाउंट्स में चेंजेस करने पड़ते हैं। लेकिन एलएलपी में पार्टनर आए जाए, पार्टनरशिप फर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एलएलपी को जब अकाउंट ओपन करना है तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म सारे पार्टनर साइन करेंगे, स्पेसिमेन सिग्नेचर लिए जाएंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मांगा जाएगा, एलएलपी अग्रीमेंट मांगा जाएगा, और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का एक रेजोल्यूशन पास करवा के बैंक को देना पड़ेगा कि यस हम अलाउ कर रहे हैं ये अकाउंट ओपन करना। और एलएलपी का पैन कार्ड भी बैंक के पास जमा करवाना पड़ता है। कंपनीज को अगर बैंक अकाउंट खोलना है तो देखो, कंपनी पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, 1 पर्सन कंपनी भी हो सकती है। पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर और मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। और 1 पर्सन कंपनी में 1 मेंबर होता है, एक नॉमिनी होता है, और मिनिमम कैपिटल 1 लाख चाहिए। जो आपकी पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम ऑथराइज्ड कैपिटल 5 लाख, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख होनी चाहिए। ठीक है, और कंपनीज ना किसी पर्सन को ऑथराइज करते हैं कैश विड्रॉल्स करने के लिए। और चेक जो होते हैं वो पर्सनल अकाउंट्स में नहीं जाते हैं कंपनी के, कंपनी का जो अपना अकाउंट होगा उसमें जाएगा। अगर मैं कंपनी में डायरेक्टर हूं तो मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आएगा कंपनी का, कंपनी के अपना जो बैंक अकाउंट है उसमें आएगा। कंपनी का एमओए, एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपी मांगता है बैंक। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की कॉपी मांगता है, डायरेक्टर्स के नाम, बेनिफिशियल ओनर्स कौन है, और कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, जिसमें कि जो कंपनी है वो एक रेजोल्यूशन पास करती है कि यस हम कंपनी को अलाउ कर रहे हैं बैंक अकाउंट ओपन करना, सबके स्पेसिमन सिग्नेचर्स। ठीक है, और जो ऑथराइज्ड पर्सनल हैं, और पैन कार्ड ऑफ द कंपनी। तो ये सारी चीजें डिमांड करता है बैंक, और फिर बैंक अकाउंट ओपन किया जा सकता है। ठीक है, साथ के साथ ट्रस्ट को अगर एक अकाउंट ओपन करना है तो जो ऑथर ऑफ ट्रस्ट होगा, जो ट्रस्ट क्रिएट करता है अपनी प्रॉपर्टी के लिए, वो एक ट्रस्टी अपॉइंट करेगा। ट्रस्टी काम करता है बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए, कि अंकल के पास प्रॉपर्टी बहुत है तो ट्रस्टी को असाइन कर रहे हैं कि जब तक मेरा बच्चा 21 साल का नहीं हो जाता तब तक ट्रस्टी जो है ट्रस्ट का ख्याल रखेगा, एंड द प्रॉपर्टी विल बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेनिफिशियरी। तो ट्रस्ट का जो पैसा है उसके लिए बैंक अकाउंट ओपन किया जा सकता है। ट्रस्ट डीड मांगते हैं बैंक वाले। मल्टीपल ट्रस्टीज हैं तो मल्टीपल ट्रस्टीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ट्रस्टीज की अगर डेथ हो जाती है या रिटायर हो जाते हैं तो नए ट्रस्टी अपॉइंट किए जा सकते हैं। ट्रस्टी के पास पैसा है नहीं है, ट्रस्टी इंसॉल्वेंट है, वो मैटर नहीं करता है। ट्रस्ट का पैसा डिफरेंट होता है, ट्रस्टी का पैसा डिफरेंट होता है। ट्रस्टी को जो काम मिला है उसे खुद करना है। अगर उसके पास पावर है डेलीगेट करने की अकॉर्डिंग टू द ट्रस्ट डीड, तभी वो पावर किसी और को डेलीगेट कर सकता है, नहीं तो काम ट्रस्टी को खुद ही करना है। कुछ स्टेट्स में कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह होते हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है, तो बैंक डिमांड करेगा कि देखो हमारी स्टेट में तो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो लाओ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, और अगर ट्रस्टी के सर पे उधार चढ़ा हुआ है, क्या ट्रस्ट का पैसा यूज हो सकता है? नहीं, राइट टू सेट ऑफ नहीं लगेगा। ट्रस्टी का उधार है, ट्रस्टी चुकाएगा। ट्रस्ट का पैसा डिफरेंट होता है, ट्रस्टी का पैसा डिफरेंट होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं एग्जीक्यूटर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की। मान लो मैं हूं, मैंने मरने से पहले अपनी विल बना दी और विल में मैंने बोल दिया कि मिस्टर ए जो है वो मेरी विल के एग्जीक्यूटर है, यानी कि जब मेरी डेथ हो जाएगी तो मेरा जो एग्जीक्यूटर है वो मेरी विल को एग्जीक्यूट करेगा, बताएगा किस पैसे का क्या करना है। ठीक है, तो मैंने विल बनाई, मैं टेस्टेटर हूं, और मैंने मिस्टर ए को एग्जीक्यूटर बना दिया।
अगर मैं बाय चांस बिना विल बनाए मेरी डेथ हो जाती है तो कोर्ट एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगा जो मेरी प्रॉपर्टी का जो है किसको कितना हिस्सा देना है वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी। ठीक है। और फिर अब इस प्रॉपर्टी को हैंडल करने के लिए भी हो सकता है एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर को बैंक अकाउंट ओपन करना पड़े, तो उन्हें लेटर ऑफ सक्सेशन वगैरह देना पड़ता है बैंक को, और जिसके बाद अकाउंट ओपन किया जाता है और प्रॉपर्टी को सेटल किया जाता है। ठीक है। तो बहुत टाइप के अकाउंट्स हम ओपन कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि अगर आपको हेल्प चाहिए कुछ एग्जाम क्लियर करने में, जैव एग्जामिनेशन, तो आप हमारा मास्टर कोर्स ले सकते हैं जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। कोई डाउट होगा तो डाउट क्लैरिफाई किए जाएंगे। अभी आप जैब 75 कोड यूज कर सकते हैं और आप ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री सोर्सेज हमारे बहुत अच्छी क्वालिटी के यूट्यूब पे हैं, टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अवेलेबल है, तो उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और आप फॉलो कर सकते हैं। अब क्वेश्चन जो आपको पहले पूछा गया पेपर में वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एलएलपी। एलएलपी बोलता है कि कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। करेक्ट। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को डीपीआईएन नंबर लेना पड़ता है। करेक्ट। किससे लेना पड़ता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से। ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी। करेक्ट आंसर होगा सी कि एलएलपी हैज एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स और डीपीआई नंबर लेना पड़ता है। ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एलएलपी। एलएलपी में 3 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, नहीं, कम से कम 2 ही होने चाहिए। 3 की जरूरत होने को ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 होने चाहिए मिनिमम। एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज फॉर द पर्पस ऑफ इट्स बिजनेस एन एजेंट ऑफ द एलएलपी बट नॉट ऑफ अदर पार्टनर्स। तो ये बिल्कुल सही है। आप अगर एलएलपी में पार्टनर हो तो आप बिजनेस के एजेंट हो, आप आपस में एजेंट नहीं हो एक दूसरे के। पार्टनरशिप फर्म जो सिंपल वाला होता है उसमें आप एक दूसरे के एजेंट भी होते हो, लेकिन एलएलपी में आप सिर्फ बिजनेस के एजेंट हो। एलएलपी एक तरीके से कॉर्पोरेट पर्सन होता है, इसीलिए किसी के आने जाने से मरने से फर्क नहीं पड़ता, तो बिल्कुल सही है। पार्टनर्स विल बी पर्सनली लाइबल फॉर एनी ड्यूज दैट में अगर, तो पार्टनर्स पर्सनली लाइबल नहीं होते एलएलपी में। एलएलपी इज फॉर्म्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 2008, तो नहीं, इट इज फॉर्म्ड अंडर दी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इनकरेक्ट है वो है 1, 4 एंड 5। तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि हमें इनकरेक्ट पूछा गया है, तो 1, 4 एंड 5 इनकरेक्ट है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। An savings account can be opened in the name of the firm. No, it is not allowed. Account opening form should be signed by the proprietor and the checks should be signed in the name of the firm. ये करेक्ट है। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड, ये गलत है, तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज टिपिकली रिक्वायर्ड फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज द एस्टेट ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन हु हैज नॉट लेफ्ट अ विल। अगर एडमिनिस्ट्रेटर कोर्ट अपॉइंट करता है, कब अपॉइंट करता है? जब इंसान अपनी विल नहीं बना के जाता, तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। लेटर ऑफ सक्सेशन, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट चाहिए होता है जो कोर्ट देता है, जिसकी मदद से फिर एडमिनिस्ट्रेटर प्रॉपर्टी को मैनेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड इन अ विल। विल में जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कैरी आउट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? टेस्टेटर का, बेनिफिशियरी का, एग्जीक्यूटर का, या फिर ट्रस्टी का? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा एंड होपफुली आपके लिए ये जो वीडियोस हैं काफी हेल्पफुल रहेंगे। सेम वीडियोस आईएफएस और आरबीडब्ल्यूएम के लिए भी अवेलेबल है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।